हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम दो इंतहाई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे डेनमार्क और स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती की गई है और उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है और पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो शदीद गम व गुस्से का शिकार हैं कि आज़ादी इजहार के नाम पर कुरान की बेरुमती की जाए या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेरुमती की जाए। माजी में भी कुछ ऐसे वाक़यात होते रहे। एक तो इस पे बात करेंगे, दूसरी हम बात करेंगे कि एक अहम अदालती शख्सियत जो कि पंजाब में तैनात हैं, उनको वफाक में लाने की तैयारी की जा रही है। क्या उनको ऑफ़र की जा रही है, पस मंज़र क्या है, ये इन दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। तो उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, आप भी जानते हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि आप ज़्यादा मौसर अंदाज भी जानते हैं तो गलत नहीं होगा, कि राइट टू जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर स्वीडन में पहले एक वाक़या हुआ कि एक शख्स है, उन्होंने कुरान की बेहरमती की, फिर डेनमार्क में कुरान की बेहरमती की। तो मैं पहले तो ये चाहूँगा जो आपके पास मालूमात है वो शेयर करें और फिर हम आगे बढ़ें। एजाज़, ये जो जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल को ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से ज़्यादा ये जो एक नफ़रत की एक फ़ज़ा चल रही है और नफ़रत के बड़े बेनिफिशरी हैं। नफ़रत की एक अपनी इकानमी है, एक अपना क्लाउड है पॉलिटिकल, जो लोग इसका प्रचार करते हैं और फिर एक ख़ास तबका अपने साथ लगा लेते हैं। तो हुआ ये है कि एक आप समझें कि एक मजहबी जुनूनी, यानी कि उनका जो मजहबी जुनूनी है, कोई डेनमार्क का एक है बंदा, कोई सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है, तो वो उधर स्वीडन में गया हुआ था। अच्छा, स्वीडन जो है ना, इस टाइम पूरी दुनिया की सियासत में बड़ी अजीब और परेशान कुन तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिनको हम जो है बाद का शऊर का नाम देते हैं ना, वो अपने लेवल पे एक शऊर की एक नई कैफियत में से गुजर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बड़ी एक परेशानी वाली बात है। स्वीडन जो है बड़ा एक मॉडरेट किस्म का मुल्क था और बड़ा एक एनलाइटेंड किस्म का ये वो मुल्क है कि जिधर इवन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का लॉ है वो आज से कुछ 2-3 सदियाँ पहले आया था, 1677 में। हाँ जी, तो सबसे पहले। हाँ, और एक बड़ी एक मॉडल डेमोक्रेसी थी। अब यह है कि उधर जो राइट विंग है वो स्ट्रांग हो रहा है, जो उधर की मजहबी इंतहा पसंद हैं। राइट विंग की एक ज़रा एक रिलेटिव टर्म है, किसी जगह पे मज़हब के नाम पर हैं, किसी जगह पर कौमियत के नाम पर हैं। तो उधर जो मुसलमान हैं असल में टारगेट वो हैं कि जो यूरोप में इस टाइम राइट विंग स्ट्रांग हो रहा है वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है, कि जो उधर लोग आबाद हुए हैं और उनमें से भी जो मुसलमान हैं उनके वो ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, अब उधर राइट विंग की एक जमात है जो कि यानी एक उन्होंने बड़ी एक सिग्निफिकेंट वोट भी लिया है, यानी कि उधर फ्रीडम की हिस्ट्री में वो भी एक रिकॉर्ड है। उन्होंने उधर जो है वो तुर्की की आबादी ज़्यादा है, यानी जो एक इमिग्रेंट्स है, मुस्लिम इमिग्रेंट्स, वो तुर्की के ज़्यादा हैं उधर। तो उन्होंने तुर्की के एम्बेसी के बाहर जाकर मुजाहरा किया और ये जो है ना, ये गधा, ये जो डेनमार्क वाला है, ये भी उधर पहुंचा हुआ था। ठीक है, और इन्होंने उधर कुरान को नजर आतिश किया, नौज़ुबिल्लाह। हाँ, तो उस पे काफ़ी प्रोटेस्ट शुरू हो गए और वो इससे और ज़्यादा, अब आप उसके कंटेक्स्ट में देखें ना, उसको एक पॉपुलैरिटी मिल रही है। जो उसका एक हमयाल लोग हैं उनकी नज़र में उसने बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, कि दूसरे लोगों को मुश्तल करके, दूसरे लोगों के जज्बात के साथ खेल के उस पर मुजाहरे शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। जो टर्की है उन्होंने भी इस पर प्रोटेस्ट किया और जो स्वीडन है वो कोई नेटो में शामिल होना चाह रहे हैं, टर्की ऑलरेडी नेटो का हिस्सा है, वो भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं और उन्होंने इसको और ज़्यादा बुनियाद बनाया है। अब अगर हम टर्की की बात करें तो वो उधर भी तो एक इस्लामिस्ट पार्टी है ना, एक मजहबी, जो तैयब अर्दोगान है। अच्छा, उसके बाद वो बंदा वापस गया अपने मुल्क में, डेनमार्क में। डेनमार्क जाके उसने एक और इसी तरह की गलत हरकत की है। ठीक है, उधर जाके उसने मस्जिद के सामने दोबारा कुरान को नजर आतिश किया है। उसको देखते देखते एक कोई जर्मनी का बंदा है, वो उधर हेग में आके उसने नीदरलैंड में उसने भी कुरान मजीद को उसने फाड़ा है। ठीक है, अच्छा। तो ये बड़े जो है ना एक दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं और ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। नफ़रत का प्रचार जो है ना,
ये फ्रीडम में नहीं आता। अब ये इस दुनिया के लिए और जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए कि ये चैलेंज आ रहा है बहुत ज़्यादा, कि वो बाज़ औक़ात एक्शन इसलिए नहीं ले सकते कि उनके ममालिक में भी ये एक राइज है। ठीक है, जिस तरह हम तो अपनी बात करते रहते हैं, हम अपने रोने से नहीं निकलते, उधर तो कोई जनरल ज़िया नहीं आया था। ठीक है, लेकिन यह है कि उधर भी बहुत ज़्यादा एक इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है। तो ये वाक़यात में अल्लाह ताला खैर करे, और ये बड़े दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं, और यानी मुझे कोई समझ नहीं लगती। अब ये भी नहीं कि हम अगर लोगों को कहना शुरू कर दें जी कि आप उधर से निकल आएँ, लेकिन निकलना भी कोई हल नहीं है, और उधर जो लोग मौजूद हैं मुझे खदशा है कि इसके नतीजे में कोई और वाक़या ना हो जाए। अच्छा उमर, मैं आपको इसी हवाले से, आपने तो ये वाक़या बताया ना कि ये हुआ, इस आदमी ने जब ये काम किया तो एक खातून वहाँ पे, मुस्लिम खातून थी, जिन्होंने गाड़ी पे इस आदमी का पीछा किया। ये डेनमार्क में है? जी डेनमार्क में। अच्छा, गालबन डेनमार्क में, मैंने वो वीडियो देखी। अच्छा, ठीक है, गालबन डेनमार्क है। और उस खातून ने इसका ना सिर्फ पीछा किया बल्कि इसकी गाड़ी को उसने हिट भी किया। अच्छा, और वो पंजाबी गालबन बोल रही थी खातून, और इसको बुरा भला कह रही थी। अब देखें, जब मजहबी जज्बात मुश्तिल होंगे तो लोग इस तरह रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल सही है। तो आप लोगों के मजहबी जज्बात क्यों मुश्तिल करें? एक ये है। 2014 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने वहाँ पर कोपेनहेगन में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की थी। पाकिस्तान से ज़फ़र अब्बास साहब हमारे डॉन के एडिटर हैं, उनको बुलाया गया था, और मुझे भी इत्तेफाक हुआ उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का। तो उस कॉन्फ्रेंस में भी यही मौजू ज़ेर बहस था, और वहाँ पर भी जो हम लोग यहाँ से गए थे, हमने यही हमारा मौक़िफ़ था कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो दूसरे मज़ाहब हैं उनकी तौहीन करें, और अगर आप तौहीन करेंगे तो उसके नुकसानात होंगे, उसमें लोगों में इश्तियाल पैदा होगा, और इश्तियाल जब पैदा होता है तो मुख्तलिफ ख्यालात के लोग मुख्तलिफ अंदाज में रिएक्ट करते हैं। ऐसे ही है। तो ये जो है ये मसला है। तो अब ये देख लेना, इधर जिस तरीके से ये मौलाना खादिम रिजवी थे, और उन्होंने एक लोग मौजूद थे ना जो उनकी सोच से इत्तेफाक करते थे। तो पाकिस्तान भी एक क्राइसिस से तो गुजरा है। अब मसला ये है कि हम अपने लोगों की तो बात कर रहे होते हैं, उधर हम अक्सर ये बात करते थे। आपको याद होगा कि 2006 की बात है, जब अब्दुर्रहमान चीमा एक पाकिस्तानी था जो उधर जर्मनी में गालबन पढ़ने गया होगा। ठीक है, और उस टाइम भी कोई इस तरह के वाक़यात हुए थे और उसने अटैक भी किया था। अब हम एक तो ये बात करते थे यार ये पाकिस्तानी जो है इनको कोई ज़्यादा मसला बना हुआ है। अब ये बंदा पूछे, अगर ये आर्गूमेंट जो है ये यूरोपियंस पर अप्लाई करें कि क्या इनको क्या मसला बना हुआ है कि जो ये डेनमार्क में है वो यही बंदा जो है, अब ये देखें एक बंदे की नफ़रत एक कितने एक लड़ाई का सबब बन सकती है, कितनी एक जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। और ये नफ़रत इसीलिए मैं एजाज़ जो इधर पाकिस्तान की सियासत है इसकी नफ़रत के मैं मुखालिफ हूँ, और कोई भी बंदा जो है जो नफ़रत फैलाने वाला हो मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। सिर्फ ये बहुत डेंजरस चीज़ है, ये सोसाइटी को तबाह कर देती है। उमर बिल्कुल आपने ठीक बात कहा। आपने अल्लामा खादिम रिजवी की बात की। तो अगले दिन मैं बाचा खान के सेमिनार में था। हाँ, इन्हें क्या आपने कोई उन पर बात की है? कोई जी जी, वो चूँकि आपने बात की तो वो बात आ गई। मैं बाचा खान चूँकि एक सेकुलर शख्सियत थे, वो उनकी एक अलग फॉलोइंग थी। मैं उनकी एग्जांपल और ये जो खादिम रिजवी हैं इनकी एग्जांपल, ये इंटायरली डिफरेंट पर्सनालिटी, एक मजहबी लिहाज से इंटायरली डिफरेंट पर्सनालिटी। तो मैं दोनों की कंपैरिजन करनी थी, वो बात मुकम्मल नहीं हुई, वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुई। तो हमारे पास जो TLP के दोस्त हैं वो बड़े नाराज़ हो गए और उन्होंने बड़ा रिएक्शन किया, और बिल्कुल मकसद उनकी तौहीन करना बिल्कुल नहीं था। उनकी जो सियासी नज़रियात हैं उनसे इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं कि अल्लामा खादिम रिजवी वो बहुत बड़े ओरेटर थे, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, बड़ी करिज्मेटिक पर्सनालिटी थी। आपने जो उनकी फॉलोइंग है बड़ी एक क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी होने के साथ साथ उमर जो इकबाल के ऊपर उनको अबूर था। फिर बल्कि मुझे बताया अभी किसी ने कि जो खादिम रिजवी हैं उनकी जो अरबी ग्रामर के ऊपर अबूर है वो इतना ज़्यादा था कि उनकी लिखी हुई किताब हमारे सिलेबस में, बच्चों के पंजाब में सिलेबस में पढ़ाई जाती है। तो ये मेरे लिए हैरानकुन बात है। तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है कि नफ़रत किसी भी मसले का हल नहीं है। हम जब नफ़रत की बात करेंगे तो लोग रिएक्ट करेंगे, और फिर सबसे अहम बात यह हमारा मैसेज ख़त्म हो जाएगा।
लोग हमें ये समझने लग पड़ेंगे कि ये कोई दुश्मन है हमारे। एजाज, असल में जो नफरत है ना, ये एक ईजी तरीका है, एक शॉर्टकट है आगे बढ़ने का। और इसका जो उन्हें एक फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपकी जो फॉलोइंग होती है ना, वो बड़ी जत्थाबंद किस्म की होती है, कि वो फिर टूटने वाले नहीं होते, वो आप पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी ठीक बात। और क्योंकि आप एक नफरत का पैगाम लेकर चले हैं कि आप असल में एक आइडियालॉजी, एक अपना एक नया मज़हब क्रिएट कर लेते हैं कि सिर्फ हम हक पर हैं और कोई जो है वो हक पर नहीं है, और हम पर कोई इख्तलाफ करने वाला वो काफिर है, ये वो गैर मुस्लिम या है, ये है कि वो उसने पैसे लिए हुए हैं, या कोई इस तरह की बात जो बिका हुआ है, इस तरह की बातें। तो ये एजाज नफरत की सियासत पूरी दुनिया को तबाह करेगी, ये पाकिस्तान को ही नहीं। आप बीजेपी का हाल देख लें, जिस तरह इसने इंडिया को तबाह कर दिया है। अब इंडिया एक टाइम था जब तक ये मोदी नहीं आया था, उस टाइम तक इंडिया के लोग हमें बातें करते थे, सही बात, ताने देते थे, ठीक है। अब ये देखें कि वो खुद अंदर से बहुत आवाज़ें उठ रही हैं। इंडिया को जिस तरह से मोदी तबाह कर रहा है, पता नहीं इसको कितने साल लगेंगे कि इसको दोबारा अपना एक फैब्रिक पे वापस आते हुए। सेकुलरिज्म की हम जब बात करते हैं, जो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दूसरों के जज्बात का एहतराम, ठीक है। अगर कोई आपसे इख्तलाफ करता है, उसका कोई मज़हब डिफरेंट है, तो आप ओवरऑल एक आपका एक सोसाइटी का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। आप जो है ना लोगों का मज़हब ना जांचेंगे कि वो अगर इस तरह का होगा तो वो बंदा ठीक हो सकता है। जब तक आपके एक पब्लिक स्फीयर में आप एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो तब तक वो बातें ठीक होती हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो इंडिया को उसने बड़ा तबाह किया है। उमर, मैं आपने इंडिया की बात कर दी ना, तो इंडिया में हमारे यहाँ तो मुसलमान जो हैं, क्योंकि प्रीचिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, वो सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं। इंडिया का जो मुसलमान है वो सेकुलरिज्म का हामी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्यों हामी है? वो इसलिए हामी है कि उसे पता है कि सेकुलरिज्म में उसकी बात को भी सुना जाएगा, एहतराम दिया जाएगा। सेकुलरिज्म उसको स्पेस प्रोवाइड करती है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि तमाम लोगों को एक्सेप्ट करें, हर बंदे की बात को एक्सेप्ट करें, सुने, दलील के साथ सुने। मजहब का अपना, यानी कि रियासत का अपना मजहब नहीं है, देखिए जो लोगों का मजहब है उसका एहतराम करें। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अफसोसनाक वाक़या है, और आई बिलीव कि हमारी जो गुफ्तगू है ये हमारे जो शहरी हैं पाकिस्तान के, या उर्दू समझने वाले, या हम उर्दू यहाँ पे कहते हैं और जगहों पे हिंदुस्तान वगैरह में हिंदी का कहते हैं हमारी लैंग्वेज को। तो आई होप कि ये मैसेज, और इसमें जो एक और मैसेज है ना, ये एक इसमें सबक है, वो ये है कि यही नहीं कि हम जब दूसरों की बात करते हैं कि उधर नफ़रत के प्रचार करने वाले मौजूद हैं तो हम उनकी तो लान तान करते हैं, लेकिन हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि हाँ, हम खुद भी एक नफ़रत फैलाने वालों में शामिल तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ भी तो है ना कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ एक हम भी एक बड़ा, हमारे भी बहुत सारे लोग मुतनफ़र रवैया रखते हैं, कोई शक ही नहीं। तो लिहाजा जो अपने स्टैंडर्ड इस तरह के रखें कि जो हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई बाहर हैं, भाई बहनें जो पाकिस्तानी या दूसरे मुसलमान ममालिक के लोग, वो जिस तरह की इम्तियाजी सलूक का शिकार हो रहे हैं, इधर जो है अगर कोई माइनॉरिटी है, अक़लियत है, वो चाहे मजहबी है या वो किसी और लिहाज से है, तो हम उनको एहतराम करें, उनको स्पेस दें, उनको इस मुल्क का शहरी तस्वर करें। बिल्कुल, और पाकिस्तान में ये करना चाहिए। और साथ ही साथ ये हमारी बैसियत शहरी, पाकिस्तान के शहरी, इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम तमाम जो शहरी साथी हैं उनको साथ मिलाएं, और मौसर तरीके से और पॉजिटिव अंदाज में, किसी को तशद्दुद करके या किसी को बुरा भला कह के मसाइल हल नहीं होंगे। तो आगे चलें। एजाज साहब, आप जो को बता रहे हैं कि कोई बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, वो कौन सी हैं? अच्छा चीमा साहब, मैं ना एक ख़बर मुझे कुछ अर्सा पहले पता लगी, तो मैं उसकी तस्दीक के अमल से गुजर रहा था। मुझे पता ये चला कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, मुअज़्ज़ज़ जज, उनको इस्लामाबाद में मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, उनको इस्लामाबाद में लाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस्लामाबाद क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट? नहीं, मुझे इतला ये मिली है कि उनको फेडरल शरीयत कोर्ट में लाने की तैयारियां की जा रही हैं। अच्छा। और मेरी इतलात ये हैं कि उनको इस बारे में कन्वे भी कर दिया गया है कि आप फेडरल शरीयत कोर्ट में आ जाएं। अच्छा, इसका पस मंज़र ये है कि बाज़ हलकों की तरफ से ये हम नहीं कह रहे, ये एतराज़ मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस पे किया जाता रहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उनसे उनकी कोई कुर्बत है,
अब ज़ाहिर है ये साबित करना तो कोई साबित किया जा सकता है। साबित वो उनके सन-इन-लॉ की उनके जो दामाद हैं वो पीटीआई के एमपीए भी बने हैं और वो वजीर भी थे चौधरी परवेज लाई की कैबिनेट और बड़े मौसर वजीर थे। हाँ। अच्छा, और वो जो लोग बात करते हैं ना कि वो कहते हैं कि जब उनकी जो इलेक्शन हो रही थी तो उस दौरान जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब हैं वो उधर पंजाब में मौजूद थे और शायद उस हलके में भी शायद जाते रहे। खैर ये बातें उतरी है। असल इशू ये है कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को यहाँ पर लाने की जो है तैयारियाँ की जा रही हैं। और मैंने ये सुना है कि जो बाज़ लोग जो हैं वो शायद मैं फ़र्ज़ करें कि अगर वो ना आए, तो क्या सवाल ये पैदा, क्या इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह उनका कोई रेफरेंस तैयार होगा? सवाल तो ये पैदा होता है ना। तो मैं आई डाउट इट क्योंकि यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है कि जहाँ पे जो इस तरह के मामलात हमारे मुल्क में माजी में भी होते रहे। तो मुझे ये लग रहा है कि जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं उनको शायद कन्वे कर दिया गया। ये तो मुझे तस्दीक है इस बात की कि कन्वे कर दिया गया है। ठीक है, अब वो आएंगे या नहीं आएंगे इस बात का टाइम बताएगा कि वो उनकी क्या वेदर ही वुड लाइक टू कम हेयर और नॉट। हमारे यहाँ वैसे अगर आ जाएं तो आपके साथ भी कंपनी तो हो सकती है उनकी, एक इनके एजाज सईद के शहर में। और उमर चीमा का शहर नहीं है ये। असल में ये चीमा साहब ये शहर मुझसे ज़्यादा तो आपका है भाई, आपका तो घर है इधर। नहीं तो आपका भी घर है, आप मेरे से पहले क्यों रह रहे हैं? नहीं, मैं पहले रहा हूँ लेकिन घर तो आप कहना आप इतने भी गरीब ना बने। नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर आएँ या जिधर भी हों, आई थिंक सो के खुश रहें। और दूसरी बात यह कि चीमा साहब एक स्टोरी जो है ना वो है कि वो आपने भी एक दफ़ा जजेस के टैक्स के ऊपर कुछ बातें की थी। अच्छा, और एक हमारे पुराने बड़े मशहूर वकील हैं, उनका नाम है एसएम ज़फ़र। तो एसएम ज़फ़र साहब ने एक चीमा साहब किताब लिखी है अदालत में सियासत। अच्छा। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। वो क्यों इंटरेस्टिंग किताब है चीमा साहब? वो इसलिए इंटरेस्टिंग किताब है कि उन्होंने एसएम ज़फ़र साहब ने जनरल मुशर्रफ के दौर में जो पीसीओ का हल्फ जिन जजेस ने लिया था उन जजेस से तमाम जजेस की कहानी लिखी थी कि कैसे उन्होंने पीसीओ का हल्फ लिया, किस तरह एक जो है जज के तौर पे। तो ये जो एसएम ज़फ़र साहब हैं इन्होंने वैसे तो बड़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन मुझे जो इनकी जो किताब जो पसंद आई ना वो ये वाली किताब ज़्यादा पसंद आई, अदालत में सियासत। और उन्होंने लिखा कि किस तरह उस वक्त के जो सेक्रेटरी कानून थे उनका रोल क्या था। फ़कीर खोखर साहब जो कि जज भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो उनके हवाले से इन्होंने बातें लिखी। तो आई बिलीव कि जो अदालती वाले से हम उन मौज़ूआत को टच नहीं करते क्योंकि वो तौहीन अदालत के दायरे कार में आते हैं, लेकिन आई बिलीव कि इसके बारे में बहुत सारे लोग लिखेंगे और विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ वो लिखेंगे और टाइम टू टाइम ये बातें आती हैं। जितनी को बात जिस तरह आपने बात की है इस तरह और भी लोग बात करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में चीमा साहब टाइम ख़त्म हो गया, आप खुदा हाफिज़, आप कह दें ज़्यादा बेहतर। तो नाजरीन, आपने एजाज सईद की और मेरी गुफ्तगू सुनी, आपको पसंद आई या नहीं पसंद आई, और आप उस पर तबसरा ऑलरेडी करते रहते हैं, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।